देखिए, यही वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। उसमें हमने आहार नाल वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे थे हम, जैसे यकृत पढ़ रहे थे और यकृत तक की कहानी हो गई थी, मतलब माउथ वाला या मुख गुहा जो थी हमने डिस्कस कर लिया था, ग्रास नली हमने डिस्कस कर ली थी, और उसके बाद हम पहुंचे थे यकृत पे और यकृत के कार्य हमारे लिए बाकी थे। उसी के साथ ही साथ एक और चीज पढ़ेंगे जिसे हम पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो ये पाचन जब पढ़ेंगे मतलब पाचन की क्या क्या प्रोसेस है, एंजाइम कौन कौन से हेल्प करते हैं, वो सारी हम किस में पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियों में। तो आहार नाल देख रहे थे हम, और आहार नाल में ग्रास नली वाला पोर्शन हो चुका था। फिर अमाशय हो गया था, फिर छोटी आंत जिसमें विलाई नाम के हमें कुछ फिंगर नुमा आकार या उंगली नुमा प्रवर्ध मिले थे, जिसे रसांकुर या एक और विलाई कहते हैं, ये भी हमारा हो गया था। और फिर चल रहे थे डिओडिनम, 3 भाग, ग्राहिणी, मध्यांत्र या जेजुनम और इलियम, तीनों हो गए थे। और बताया भी था कि म जैसा कुछ लगे तो लगा लेना कि वो किसके भाग है, आपकी छोटी आंत के भाग है। फिर हमने देखा बड़ी आंत, 3 पार्ट, सीकम, कोलन और मलाशय, ये भी हो गया था। उसके बाद हम देख रहे थे पाचक ग्रंथियां, और पाचक ग्रंथि में पहली ग्रंथि कौन सी देखी थी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 जोड़ी में हमारे मुख में होती है, पाई जाती है, और जो भी कुछ देखते हैं, हमारी फेवरेट चीज देखते हैं तो मुंह में पानी आना, मतलब लार का आना, और लार स्त्रावित होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें पेरोटिड थी, बाकी 2 और है, एक है आपका अधोमैक्सिला और उसके बाद वाली है आपकी अधोजीवा। फिर हमने लार के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि लार जो है, लार मतलब पानी ही है, लेकिन उसमें 1% क्या है, एंजाइम होता है, और वह एंजाइम कौन सा है, टाइलिन, उसे हम लाइसोजाइम भी कह सकते हैं। करता क्या है, तो स्टार्च का पाचन करता है और उसे किसमें परिवर्तित करता है, माल्टोज में। कितना प्रतिशत परिवर्तित होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इतना ही याद रखें कि यह क्या करता है, स्टार्च का पाचन करके उसमें किसमें परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में। उसी के साथ अगर कहीं स्टार्च न मिले तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कहाँ से शुरू होता है, मुख से ही शुरू होता है, और कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। उसी के साथ लार का पीएच पूछ लिया जाता है। फिर चलते हैं एक वयस्क मनुष्य वाला की, उसमें लार कितनी, तो 1 से 2 लीटर प्रतिदिन निकाली जा सकती है। फिर हम चलते हैं यकृत की ओर, ये भी हो गया था, मतलब रिवीजन चल रहा है यूं समझिए आप। ये इसकी स्थिति तो कहाँ मिलेगी, उदर गुहा के दाहिनी ओर, क्योंकि बाएं ओर क्या है, अमाशय है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। इसमें रीजनरेशन की या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती, मतलब आधा या 30% अगर बचता है, यूं समझिए कि पूरा यकृत 100%, और अगर 70% खराब हो गया और 30% बचा है, तब भी वह पुनः क्या कर सकता है, अपने आप को निर्मित कर सकता है या पुनरुद्भवन या रीजनरेट कर सकता है। कार्य तक हम पहुंच गए। पित्त रस का या सॉरी यकृत का जो पहला कार्य है वो किसका है, पित्त का स्त्राव। और पित्त मतलब आपका बाइल जूस होता है, और बाइल जूस का स्त्राव या सेक्रेशन कहाँ से किया जाता है, यकृत से किया जाता है। जो पित्त रस होता है आपका, इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। ऐसा क्यों है, तो जब हम पाचन पढ़ेंगे कि कभी हमारा खाना अम्ली हो रहा है तो कभी उसे क्षारीय करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए कौन से रस की आवश्यकता पड़ेगी, तो पित्त रस की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम ध्यान रखिए कि इसका जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। और ये कैसे, तो इसमें पित्त लवक या पित्त रंग पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, यकृत एक और कार्य करता है, विटामिन का संश्लेषण, विटामिन ए, और जो कीड़ा याद दिलाया था कि संचयन के साथ वह बनाने के साथ साथ वो संचयन या स्टोर भी करता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, डी और विटामिन ए, इन सबका संचयन भी कौन करता है, आपका यकृत, मतलब स्टोर हाउस की तरह कार्य करता है। ए तथा विटामिन डी यकृत में संचित रहते हैं, और उसके साथ
यहाँ वाला पोर्शन आपका पढ़ना बाकी था। संचयन वहां बना रहा था, यहाँ क्या है संचयन। यकृत में ग्लाइकोजन, वसा विटामिन मतलब जो वसा में घुलनशील है, ए एवं डी पित्त, रुधिर, पानी, लोहा, तांबा तथा पोटेशियम का संचयन करता है। विटामिन के साथ साथ कुछ और भी आयन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर अधिक मात्रा में है तो वो क्या स्टोर की तरह, स्टोर हाउस की तरह। जैसे यूं समझो कि आपको 1.5 सप्ताह हो गया आपने पालक नहीं खाया, या हरी चीज नहीं खाई, हरी सब्जी नहीं खाई, हरी सब्जी में आयरन की मात्रा होती है, नहीं खाई, तो वो जो स्टोर हाउस है आपका, जहां पर आयरन स्टोर होके पड़ा है, आयरन का मतलब सलिया नहीं, ठीक है, आयरन मतलब आयन जो पड़े, तो आपके शरीर को अगर आयरन की आवश्यकता है तो वह आयन के रूप में कहाँ संचित है, यकृत में, और वहां से सप्लाई होता रहेगा। जब तक होता रहेगा जब तक यकृत के पास स्टोर। फिर वही कि डॉक्टर के पास कभी कभी हम जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है खून की कमी है, एनीमिया है इसको, मतलब आपने कई दिनों तक हरी सब्जी का सेवन नहीं किया है, या आयरन जो आपको मिले वो वाली सेवन या भोज्य पदार्थ नहीं लिया है, तो फिर हमारे शरीर को डॉक्टर बोलता है पालक खाना, एप्पल खाना, ऐसा कुछ सजेशन करता है। तो एक्स्ट्रा मात्रा में कोई चीज होती है तो वह, या एक्स्ट्रा मात्रा में जो आयरन होता है वह भी संचय कहाँ होता है, आपके यकृत में। फिर एक काम और करता है ये उत्सर्जन। ये मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो आपका यकृत है वह यकृत लगभग 500 के समथिंग कार्य करता है क्या, और अगर यूं देखें तो 300 के समथिंग हो जाता है, और हमें कुछ मुख्य कार्य ही पढ़ने, ये भी हो गया था। तो ये उत्सर्जन का कार्य भी करता है। उत्सर्जन किसका करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। तो यूरिया का किससे संश्लेषण करता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में प्रोटीन भी होता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं और खाने में वसा भी लेते हैं। जो प्रोटीन होता है यह, इसका सबसे छोटा भाग अमीनो अम्ल, अभी तोड़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, पर अमीनो अम्ल होता है। अगर पूछे कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट जिससे प्रोटीन मिलकर बना है वह क्या है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होता है। यह जो अमीनो अम्ल होता है यह अमोनिया का, अगर एक्स्ट्रा होता है तो किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण भी करता है। यह अमोनिया हमारे शरीर के लिए यूरिया की अपेक्षा 1 लाख गुना ज्यादा हानिकारक होता है। प्रोटीन तो हम भी खा रहे हैं, प्रोटीन टूट भी रहा है, कोशिका का निर्माण भी कर रहा है, क्योंकि जब कोशिका टूटती है और नई बनती है तो ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, तो कोशिका नहीं बनती तो वो किससे बनती, तो उसके निर्माण में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। तो वह अमीनो अम्ल जब फूटता है तो उसके साथ साथ किसका निर्माण भी करता है, अमोनिया। और अमोनिया किससे, यूरिया से ज्यादा हानिकारक है, हमारी सेहत के लिए ज्यादा प्रभाव करता है। तो यही अमोनिया जब बनता है तो आपका जो यकृत है वह यकृत इस अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और यही यूरिया किडनी द्वारा फिल्टर रक्त से फिल्टर करके यूरिया के रूप में बाहर फेंक दिया, या यूरिन के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। तो अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण भी कौन करता है, आपका यकृत करता है, जिसे रक्त के द्वारा रुधिर से लेकर मूत्र के साथ क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन। मतलब अमोनिया का यूरिया में बदलना, या अमोनिया का यूरिया में जो बदलाव है वह कौन सा वाला भाग करता है, तो कौन सा वाला भाग करता है, यकृत। तो क्वेश्चन आता है, पूछते भी है। फिर चलते हैं मृत आरबीसी, कब्रिस्तान तो प्लीहा है, कल ही बताया था कि जो आपका आमाशय है कहाँ मिलेगा, आमाशय कौन से वाले साइड में, बाएं वाले भाग में। तो समझो आहार नाल, और फिर ये आपका आमाशय, और यहाँ वाले जो भाग में जिसे तीली भी कहते हैं, इस वाले भाग में पोर्शन नहीं मिलेगा, वो परिसंचरण का है, तो यहाँ पर प्लीहा पाया जाता है। और इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन, या आपका प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। तो आरबीसी जो है मृत होकर डिस्ट्रॉय होने कहाँ चली जाती, कब्रिस्तान में डेड बॉडी को जलाया ही जाता है, ये भी पता है, या शव को दफनाया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है उसका भाग। उसके पहले आपकी जो आरबीसी मृत होकर पहले कहाँ जाती है, यकृत के पास। उसके पास एक चीज होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन, नाम सुना होगा, यकृत के पास जाती है। तो इसको लगता है कि भैया मेरे भाग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हो सकता है मरते मरते किसको दे जाऊं, हो सकता है यकृत कुछ काम कर ले इससे।
तो मरने के बाद आरबीसी पहले कहाँ जाएगी? यकृत के पास, और ये हीमोग्लोबिन वहां निकाल लिया जाता है, बाकी आरबीसी को कहाँ भेज दिया जाता है? प्लीहा में के जाके डिस्ट्रॉय हो जाना। इसी हीमोग्लोबिन का क्या काम? तो इसी हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन, नाम सुना है, कल ही सुनाया था, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन दोनों वर्णक को बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। और इसीलिए आरबीसी सीधे यहाँ ना जाकर पहले किससे मिलकर आती है? यकृत से, कि मैं जा रही हूँ, तो बोलता है कि भाई ये दे जा, ले लिया, खत्म, आरबीसी खत्म। और 120 डेज में हर बार रिसाइकल होता है, ये भी पता है, तो ये काम भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रुधिर कणिकाओं का निर्माण। कणिका मतलब वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जब हम हमारे कशेरुकी का मतलब जिसके रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब भ्रूणी अवस्था में हो या जन्म के बाद किसी भी अवस्था में अगर किसी जंतु में रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु पाई जाती है, तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं? कशेरुकी। तो कशेरुकी की भ्रूणी अवस्था में जो बोन मेरो होता है वह इतना डेवलप नहीं होता है कि वह आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना सके। उस समय आपका जो ये कणिका का जिम्मेदारी या बनाने की जो जिम्मेदारी है वह कौन लेता है? यकृत लेता है। मतलब भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन क्रिएट होगा, तो कौन करता है? यकृत करता है। क्लियर है? तो यकृत कब? भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है। यूं तो फिर बड़े होने पर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण बोन मेरो करता है, लेकिन भ्रूणी अवस्था में कौन करता है? आपका यकृत करता है। क्लियर है? फिर चलते हैं, और यह एक और कार्य करता है, हिप्पेरिन। ये कल भी बताया था, एक प्रोटीन है जो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त को धक्का नहीं बनने देता, जमने नहीं देता। तो ये हिप्पेरिन, अच्छा रक्त अंदर नहीं जमता लेकिन बाहर तो जम ही जाता है, मतलब भले यहाँ बूंद रखी हो तो जम ही जाएगा, ऐसा क्यों? हाँ तो कर ली पर बताएंगे। देखो पहले तो हम हिप्पेरिन का अंदर क्यों नहीं जम रहा वो मामला सेट कर लेते हैं। हिप्पेरिन का स्त्राव यकृत कोशिका हिप्पेरिन नामक प्रोटीन का स्त्राव करती है, और उसी के साथ यह हिप्पेरिन क्या करता है? रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही बाहर हमारा रक्त आता है तो वहां पर जब यहाँ जैसे समझो चोट लगी है, तो यहाँ प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो थ्रोम्बिन बनता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ एक आयन होता है, कैल्शियम आयन, शरीर में है ही, रक्त में, हड्डियों में। कैल्शियम आयन एक्टिव होकर उसको एक्टिवेट कर देता है, और वो थ्रोम्बिन एक नेटवर्क बनाता है फाइब्रिनोजन का, और जिसके कारण वो कणिकाएं फंस जाती है और वहां क्या बन जाता है? रक्त का थक्का जम जाता है। उसी के साथ एक विटामिन और हेल्प करता है, विटामिन के, जो रक्त के थक्के को जमने में क्या करता है? तो ये 2-4 चीजें मिलकर क्या करती है? जैसे ही बाहरी संपर्क में आता है हमारा रक्त, तो वहीं पर उसका क्या कर देता है? क्लोटिंग या जमाना शुरू कर दे। लेकिन अंदर क्यों नहीं जम रहा है? तो वो जितने प्रोटीन जो एक्टिवेट होते हैं उनको एक्टिवेट कौन नहीं करने देता है? हिप्पेरिन। ठीक है, फिर चलते हैं, यदि यकृत की कोशिकाएं रक्त में बिलिरुबिन, पता चली गया कि आरबीसी छोड़ते जाते जाते कुछ छोड़ के जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों का होता है। लेकिन बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक का अवशोषण बंद कर दे, मतलब जो अधिक होता है तो यकृत उसको निकाल लेता है, ये येलो रंग का होता है, तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और पूरा शरीर कैसा पड़ने लगेगा? पीला पड़ने लगेगा, और जिससे क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा, और जिससे पीलिया रोग, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। और बोलते हैं ना खून का पानी हो रहा है, तो खून का पानी नहीं, वो क्या हो रहा है? पित्त वर्णक ज्यादा स्त्रावित हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या, कौन सा रोग हो गया है? पीलिया रोग हो गया। यकृत का काम समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। फिर हमें कौन मिलेगा? पित्ताशय। कहाँ मिलेगा ये? हाँ, यकृत के भाग वाले भाग में अमाशय, और ये फिर से ये वाला भाग जो है आपका यकृत, और यहाँ पर एक थैली नुमा आकार ऐसा वाला, और ये तो आपका पेनक्रिया, अग्नाशय, यस। और यहाँ वाला जो भाग है, जो आधा इधर धसा है और आधा इधर धसा है, इसकी जो नलियों के थ्रू ये अपना स्त्राव जो भी है किसमें डालता है? डियोडिनम या ग्रहिणी में डालता है। तो यही यहाँ वाला जो भाग है जिसे गाल ब्लेडर या पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा जो पित्त रस का निर्माण होता है, यही पित्त रस का स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय या गाल ब्लेडर में होता है। और ये तो जानकारी, सामान्य जानकारी, पित्ताशय पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली और घोड़ों में नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस जिसे सिस्टिक वाहिका द्वारा
पित्ताशय में पहुंचकर संचित किया जाता है, मतलब स्टोर कर दिया जाता है कि जब भी पित्त रस का काम पड़ेगा तब पित्ताशय इसको इजीली किस में डाल देगा, ग्रहिणी या डियोडिनम में डाल देगा। तो काम पहला तो ये हो गया है इसका। फिर चलते हैं पित्त रस के कार्य। तो पित्त रस क्या करता है, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, पहला कार्य। और ऐसा तो है नहीं कि हम शुद्ध भोजन खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कुछ का मतलब जैसे बाहर ढका हुआ हो या ना ढका हुआ है, फेवरेट है तो खाना है मतलब खाना है। जैसे केक को ही देख लो, क्यों किसी के फेस पे लग जाए, हो सकता है मन कर रहा है तो हम, हाँ ऐसे कट कट से काम थोड़ी चलेगा। सब पार्टी में यही होता है, कौन किसी का ध्यान देता है, मतलब पार्टी नहीं करते हो, कोई नहीं होता, बोल तो ऐसे रहो। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा ये नहीं करते हो, एक के हाथ से मुंह पे लगाया, उसी है ना, अब लगा दिया, उसके बाद वही हाथ फिर आया और फिर गया, चलो 2 बार लगा दिया, फिर वही हाथ पीस के रूप में हाथ पे गया और फिर वो ले, तब अब पीस तो, हाँ ये देखो, अब वो आपके पोर्शन में पीस नहीं बचते, इस वाले एरिया में पीस बच जाते हैं। ये भी सही बात बोली मैडम, हम तो ऐसे ही कर देते, पीस तो बचता ही नहीं। केक को छोड़ दे, पानी पूरी वालों के पास चले जाते हैं। वहां तो जो एक मक्खी जो होती है, जो उस पानी पूरी पे बैठती है, वो मक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के आती है। ठीक है, अब वो तो आप सब छोड़ दोगे इसलिए आगे डिस्कस नहीं करूंगी, पर हानिकारक जीवाणु कहीं से भी आ सकते हैं। वो मक्खी वाला सिस्टम सही है कि आलू पे बैठेगी और आलू भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और साथ ही भोजन को क्षारीय बनाना, जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर पाता है। एक और चीज जो पित्त रस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता कि आपके शरीर का वह रस जो इसमें एंजाइम नहीं होता लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करता है, वह कौन सा है, तो कौन सा है, पित्त रस है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ ये वसा का पाचन तो करता है, और वसा के पाचन का मतलब वसा का वसीकरण करता है। तेल की बूंद पानी में गिरती तो बड़ी होती है, और पानी को जब हम हिला देते हैं तो छोटी छोटी बूंदे हो जाती, बस वही वसीकरण कहलाता है। वसीकरण मतलब किसी को वश में नहीं करना है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है ना, कि इमल्सिफिकेशन मतलब वसा की छोटी छोटी बूंद जब बन जाती है तो वही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या वसीकरण। और कौन करता है, पित्त रस। फिर से भूल जाती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, सही है, हाँ दिख रहा है मतलब सही। आप ठीक है। अग्नाशय, अब अग्नाशय कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस वाले भाग में। मिश्रित ग्रंथि, याद रखना है कि आपके शरीर के ग्रंथि का नाम बताओ जो कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड है तो कौन सी है, अग्नाशय। और यह ग्रहणी के पास स्थित होती है, ग्रहिणी मतलब ये वाला भाग, और इसी के पास आपको कौन मिलेगा, अग्नाशय या पेनक्रियाज मिलेगा। यह अग्नाशय रस का स्त्राव, अग्नाशय से कौन सा रस, तो अग्नाशयी रस प्राप्त होता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से क्या क्या मिलेगा आपको, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। 3 एंजाइम है और 3 चीज खाते, यूं तो 5 चीज, फिर वही कल वाला सिस्टम की हम ओवरऑल कुछ भी जिम लें खाने में 5 चीज ही प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और खनिज लवण। जैसे आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम, ये हमारे शरीर को चाहिए तो हम खनिज लवण के रूप में ले लेते हैं। तो जो प्रोटीन का पाचन जरूरी है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए अग्नाशय से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो होता है वो किसका पाचन करता है, तो वह किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। जो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। इसीलिए कितने एंजाइम, मुख्य 3 एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो मैडम इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कह रहे हैं हम, तो मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि, हमारे शरीर में 2 ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी ग्रंथि का मतलब कि वो अपना जो सिक्रेशन या जो भी स्त्रावित करती है वह सीधे रुधिर में ना करके डक्ट नलियों में करती है। किसमें करती है, नलियों में। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह अपना सिक्रेशन सीधे रक्त में डाल देती है, उसको नली वाली की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो मिश्रित ग्रंथि है दोनों की तरह कार्य करती है, मतलब ये अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है और यह बाह्यस्रावी की तरह भी काम करती है। दूसरा, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी में जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो एंजाइम जैसे प्रोडक्ट को स्त्रावित करती है और यह करती है हार्मोन को। तो मिश्रित ग्रंथि से दोनों चीजें निकलती है,
हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसकी पोजीशन तो हमें पता चली गई, पत्ती नुमा आकार का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। इसी के साथ अग्नाशय एक साथ अंतस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है तथा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी है तो पहली कौन सी हुई, यकृत हुई। अग्नाशय एक प्रकार का क्लोम रस स्त्रावित करती है जो नलिका के माध्यम से ग्रहिणी में छोड़ा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि अग्नाशय जो है आपका शरीर का अंग, वो उसका स्त्राव कहाँ छोड़ता है, अमाशय में, ग्रहिणी में या बड़ी आंत में, तो कहाँ छोड़ता है, ग्रहिणी में। अग्नाशय एक भाग, अब ये याद रखना है कि उसका एक भाग क्या कहलाता है, लैंगरहैंस की दीपिका, कि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ मिलेगी। और एक और क्वेश्चन कल भी आया था, ब्रूनर्स जो ग्रंथियां होती है वो कहाँ मिलेगी, यकृत में मिलेगी। यकृत तो आज ही पढ़ा है, लार ग्रंथि में। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ मिलेगी, छोटी आंत में मिलेगी, ये याद रखना है। वैसे ही लैंगरहैंस की, ये लैंगरहैंस कुछ वैज्ञानिक का नाम, और ये दीपिका का मतलब ये समझे कि कोई जगह है और उस जगह में आपकी छोटी छोटी कोशिका का समूह है, तो वो टापू की तरह हो गए, तो उसे बोलते हैं दीपिका। ठीक है, और किसने खोजी थी, लैंगरहैंस के नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए उसके नाम की दीपिका हो गई लैंगरहैंस की दीपिका। हाँ, द्वीपिका बीटा कोशिका से इंसुलिन कोशिका। अब यहाँ 3 कोशिका, जो द्वीपिका है आपकी, इसमें 3 कोशिका मिलेगी, अल्फा, बीटा और एक डेल्टा। गामा भी बोल सकते हो और डेल्टा भी बोल सकते हो। तो अल्फा बीटा क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि अल्फा से कौन सा क्या निकलता है, अल्फा कोशिका क्या स्त्रावित करती है, बीटा क्या स्त्रावित करती है और गामा क्या स्त्रावित करती है। तो आपकी जो ये कोशिका है, इसमें बीटा कोशिका से क्या निकलेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन है, ये भी पता है, शुगर लो बढ़ाना कम करना इसके हाथ में है। एक और कोशिका है आपके शरीर की, जो यहाँ पर अल्फा आना था, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है और इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज या शुगर कहते हैं, और ये कुछ नहीं करता है, जो रक्त होता है, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो उसको अवशोषित या लेकर कहाँ स्टोर करने को दे देता है, यकृत में। यकृत का तो काम है स्टोर का, दे देता है, तो आपका जो रक्त है उसमें शुगर मेंटेन रहती है। और अगर इंसुलिन हार्मोन कम हुआ तो वो रक्त से ग्लूकोज को नहीं ले जाएगा, मतलब रक्त में किसकी मात्रा बढ़ गई है, शुगर, ग्लूकोज की बढ़ी मतलब शुगर, और आपका शुगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर आपसे बाहर से आपको एक इंसुलिन, तो जिसे हम हिम्यूलिन कहते हैं। इंसुलिन को हिम्यूलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल है, तो वही हिम्यूलिन के तौर पर आपको क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और आपका मेंटेन कर दिया जाता है कि इंसुलिन अब बराबर हो जाएगा। और हर बार शुगर बढ़ता है टेंशन से या जो भी प्रेशर, लो प्रेशर, कम प्रेशर बढ़ता है, तो फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और लगाना पड़ता है। साथ ही साथ नींबू का पानी या शक्कर घोल ऐसा कुछ आपको पिलाया भी जाता है। जिसके घर में शुगर पेशेंट है उसको ये हल्की फुल्की जानकारी भी होगी, नहीं है तो आप खुश नसीब हैं, ठीक है, कि शुगर वाला पेशेंट नहीं तो उसी के साथ ब्लड प्रेशर वाला भी साथ में रहता है। वही पेशेंट ब्लड प्रेशर का भी शिकारी होता है और उसी के साथ हो सकता है उसे भविष्य में क्या हो जाए, हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो आप जिसके घर नहीं है तो ठीक है, नहीं है, बनाए भी नहीं किसी को शुगर पेशेंट। फिर ये पता चला कि मैडम ने बोला था प्रैक्टिकल करना, तो है ना। चलते हैं, अग्नाशयी जो रस है आपका, यह अग्नाशयी कोशिका से स्रावित होता है। देखो, अग्नाशयी रस अलग होता है और रस में आपके अलग अलग एंजाइम निकल रहे थे, ट्रिप्सिन निकल रहा था, एमाइलेज निकल रहा था, लाइपेज निकल रहा था। वही जो लैंगरहैंस की दीपिका है उससे क्या निकल रहे थे, हार्मोन निकल रहे थे। कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे, तो आपके मुख्य रूप से अगर याद करें तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन को ही याद रखना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो शक्कर को ले जाके, मतलब शुगर को ले जाके कहाँ दे देता है, यकृत में।
अगर शक्कर कम हुई मतलब शुगर कम हुई, ग्लूकोज कम हुआ, तो अब भी फिर वही कि इसको लो शुगर है, इसको हाई शुगर है ना। किसी को शक्कर की कमी है तो घर जाके शक्कर मत फाँक लेना, मतलब ग्लूकोज की कमी। तो आपका जो ग्लूकेगॉन होता है वह क्या करता है, यकृत से जो इंसुलिन ने जाके शुगर को क्या कर दिया है, रख दिया है, वहां से लाकर वापस किसको दे देता है, रक्त को दे देता है कि ले भाई पूरा कर ले, पूर्ति कर ले। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, विपरीत। तो इंसुलिन के विपरीत कौन सा हार्मोन कार्य करता है, ग्लूकेगॉन करता है। यह क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच कितना मिलेगा, 7.5 से 8.3। माल्टेज व एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो एमाइलेज है ये भी एंजाइम है और ये भी एंजाइम। देखिए एक और चीज विज्ञान की भाषा में जिसके पीछे एज लग जाए, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, हाँ ज लग जाए, वह एंजाइम होते हैं। ठीक, ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर चलते हैं ट्रिप्सिन किसका, प्रोटीन का, तथा लाइपेज किसका, वसा का पाचन करता है। और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक टाइलिन से क्वेश्चन आएगा कि टाइलिन कहाँ निकलेगा, किसका पाचन, वैसे ही एमाइलेज किसका पाचन, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है और लाइपेज किसका पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। और एक और चीज जिसके पीछे न आ जाए तो प्रोटीन का, जैसे रेनिन और प्रोरेनिन पढ़ेंगे हम, तो वह भी किसका, प्रोटीन। और जो लाइपेज है वह किसका पाचन, वसा का पाचन करता है। अब हम पढ़ेंगे कि पाचन किसका पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ कहाँ पाचन होता है। मुख गुहा में पाचन, सबसे पहले खाना मुख गुहा में ही आता है, तो पाचन कहाँ से शुरू हो गया है, मुख गुहा से। मुख गुहा में कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती, जिससे स्त्रावित लार में बारीक पिसा हुआ भोज्य कण अच्छी तरह क्या हो जाता है, मिल जाता है। मिलाने का काम कौन करता है, यही जीभ तो मिलती है, सॉरी लार तो मिलती है और मिलाती कौन है, जीभ। तो वही जैसे बोलती भी है तो मिलाती भी है, तो मिलाने का जो कार्य वह कौन करता है आपकी। और उसी के साथ जीभ का एक और कार्य स्वाद, ठीक, अच्छी भोज्य कण की अच्छी तरह मिल जाता है और लार द्वारा सने भोजन को, याद रखिएगा, एक काइम आएगा और एक बोलस आएगा। तो अभी जो खाना आप उतारोगे, निगलोगे, वह किस रूप में निगलते हैं हम, बोलस। लार में कौन सा एंजाइम, जो भोजन को मंड मतलब आपका स्टार्च को माल्टोस शर्करा में विघटित कर देता है। और मतलब यहाँ यहीं पर अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत, तो 30% पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में ही हो जाता है। क्लियर है कि जैसे ही पाचन यहाँ तोड़ रहा है तो माल्टोस शर्करा में विघटित कर देता है और माल्टोस शर्करा माल्टेज नामक कौन सा एंजाइम, माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन अभी हमें यहाँ ग्लूकोज में नहीं बदलना है, हमें सिर्फ किसमें बदलना है, माल्टोस किसमें, सॉरी आपका जो टाइलिन है वो किसमें बदलेगा, मंड को माल्टोज में बदल देता है। फिर चलते हैं, खाना कहाँ आएगा, अमाय, किससे होते हुए आएगा, ग्रास नली से, इसोफेगस जिसे कहते हैं उस, और गले। अब देखो फिर वही, थोड़ी देर से क्लास लेंगे आपकी, पहले मैं पढ़ा देती हूँ। अमाशय में तो आपका जो ग्रास नली है वहां देखिए वो जो लंबी सी नली दिख रही है, इसोफेगस जिसे कहते हैं, जहां पर क्रमाकुंचन गति, यही कि इसोफेगस में जो खाना जाता है आपका, तो कौन सी गति से जाता है, तो क्रमाकुंचन गति से खाना यहां से कहां पहुंच गया है, अमाशय में पहुंच गया। अब अमाशय में क्या है, तो अमाशय जो है इसमें अमाशयी रस निकलेगा। कौन सा जूस निकलेगा, अमाशयी या स्टमक जूस, अमाशयी। अग्नाशय में अग्नाशयी था, अमाशय में अमाशयी रस होता है। जो अमाशयी रस होता है इसमें 3 चीज मुख्य रूप से होती है, एक HCl होता है, एक रेनिन, प्रोरेनिन लिख देते हैं, प्रोरेनिन मिलेगा, और एक और मिलेगा आपको कैसिनोजन। देखिए कौन, एक HCl मिलेगा, प्रोरेनिन,
और कैसिनो, मतलब अग्नाशयी में क्या क्या मुख्य रूप से आपको मिल सकता है? अग्नाशयी रस में HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, प्रोरेनिन, और फिर है आपका कैसिनोजन। होता क्या है, करता क्या है ये? तो सबसे पहले तो कि आपका खाना जैसे ही मुख से अमाशय में जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय किसके कारण होता है? तो वह HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर ये भी पूछा जाता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित किया जाता है? तो कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अब हम थोड़ा सा इससे पहले इधर से पढ़ लेते हैं कि जो HCl है उसकी भूमिका क्या है। कि कुछ जब हम खाना खाते हैं तो हमें भी नहीं पता है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, मतलब उसमें जीवाणु है या नहीं, तो खा लेते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है कि शुद्ध ही खाए, तो HCl क्या किया जाता है? स्त्रावित किया जाता है। वही HCl भोज्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीव कीटाणु होते हैं उनको पहला काम करता है मारने का। आपका खाना शुद्ध हो गया और हो गया अम्लीय प्रकृति का। उसी के साथ यही वाला HCl आपका जाता है प्रोरेनिन के पास। किसके पास जाएगा? प्रोरेनिन के पास। इधर इसको ऑफ कर दो।